जापान का वीजा सिर्फ 500 रुपए में आप ले सकते हो। बिल्कुल सही सुना। चाहे मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा हो, चाहे सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीजा हो, जापान का वीजा आप सिर्फ 500 रुपए एम्बेसी फीस पे करके भी ले सकते हो। अब बात आती है वीजा लेना कैसे है और डॉक्यूमेंट्स हमें क्या चाहिए होंगे। मैं आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एज पर वीएफएस वेबसाइट बता रहा हूं, क्योंकि वीएफएस की वेबसाइट पे ही खुद ही लिखा हुआ है कि जो आपकी सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीजा की फीस है या फिर मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा की फीस है, सिर्फ 500 रुपए है। दोनों की सेम फीस है। हाँ, उसके अलावा आप कोरियर लेते हो, कोरियर सर्विस लेते हो, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे। बट जरूरी नहीं है आपको कोरियर सर्विस लेनी है। आप जो भी वीजा है पिक एंड ड्रॉप आप खुद कर सकते हो। जो पासपोर्ट आप खुद कलेक्ट कर सकते हो। तो 500 रुपए में वीजा ले सकते हो। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वीएफएस की वेबसाइट पे जाके जापान वीएफएस की अपॉइंटमेंट उठानी है। अपॉइंटमेंट लेकर आप वीएफएस जाओगे। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, ये सारा प्रोसेस आपको खुद करना पड़ेगा। आप खुद अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आप खुद अरेंज करके आप वीएफएस में जा सकते हो। इसके लिए कोई आज को कोई स्पेशल एजेंट की जरूरत नहीं होती। जरूरी नहीं है कि आपको एजेंट्स के पास ही जाना है। अगर आपको नॉलेज है, अगर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली बना सकते हो, कवर लेटर्स आइटनरीज वगैरह बना सकते हो, तो आप खुद भी अपनी फाइल सबमिशन कर सकते हो। तभी मैं कह रहा हूँ ये 500 रुपए का वीजा है। अब वीजा अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये वीएफएस की वेबसाइट एज पर वीएफएस वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ। आपके पास एक तो पासपोर्ट होना चाहिए, 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। ये सिर्फ मैं जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये वीएफएस की वेबसाइट पे है। बट वेबसाइट के अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं बता रखे। लाइक जो सैलरी स्लिप्स है, लाइक जो एनओसी है जॉब से, वो सारी चीजें वीएफएस की वेबसाइट की चेकलिस्ट पे नहीं बता रखी। तो वो सारी बात करें, सबसे पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। जो आपका पुराना पासपोर्ट है वो भी साथ में सबमिट होगा। आपके पास एक फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपकी। ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ आपको फोटोकॉपी भी ले जानी मैंडेटरी है। पासपोर्ट तो ओरिजिनल लेके जाओगे। अगर आपके पास ओल्ड पासपोर्ट्स हैं, जो पुराने पासपोर्ट है, वो भी लेकर जाओगे। उसके साथ जो नया पासपोर्ट आपका, जो फ्रेश पासपोर्ट है, जो नया पासपोर्ट आपका जो रिसेंट बना हुआ है, उसकी फ्रंट पेज और लास्ट पेज की फोटोकॉपी लेकर आपको जानी है वीएफएस में। उसके बाद आपको क्या करना है, वीएफएस का जो जो एम्बेसी का वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छे से फिल कर लेना है, उस पर साइन करनी है। प्रॉपरली इसको कंप्लीट फॉर्म को फिल करना है। सारे के सारे आपने कॉलम्स चेक कर लेने हैं प्रॉपर। आप फिल करके आप उसको उसका प्रिंट लेके जा सकते हो, साथ में ऑनलाइन फिल करके भी लेके जा सकते हो, या फिर आप प्रिंट निकाल के अपने हैंड रिटन भी आप लेकर जा सकते हो साथ में। एक फोटोग्राफ चाहिए होगी। आपकी जो फोटोग्राफ है वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए। उसका डिमेंशन वीएफएस की वेबसाइट पे मेंशन है, वो मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाएगा क्या डिमेंशन होना चाहिए फोटो का। व्हाइट बैकग्राउंड वाली फोटो होनी चाहिए। आपको एक अच्छा सा कवर लेटर बनाना है। आप क्यों जाना चाहते हो जापान, आपको छुट्टियां हैं, आपके वेकेशंस हैं, आप कहीं ट्रैवल कर चुके हो ऑलरेडी। आप बता सकते हो कि मैं पहले ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ इन कंट्रीज में, अब मैं जापान जाना चाहता हूँ। आप क्या काम करते हो इंडिया में, आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन हो जाएगा, आपका वीजा कैटेगरी मेंशन हो जाएगी, आपकी अर्निंग्स मेंशन हो जाएगी, आपका कॉस्ट मेंशन हो जाएगा। वो सारी चीजें एक कवर लेटर में, अच्छे से प्यारे से कवर लेटर में आप वो सारी चीजें लिखोगे, सारी चीजें मेंशन करोगे। वो जो कवर लेटर है वो आपको वीएफएस में सबमिट करना होगा एम्बेसी के लिए। उसके बाद बारी आती है आपके पास फ्लाइट बुकिंग होनी चाहिए। फ्लाइट बुकिंग जरूरी नहीं है कि आपको पेड करनी है, आप डमी बुकिंग्स भी लेकर जा सकते हो। अगर आप फ्लाइट से नहीं जापान में एंटर हो रहे, अगर आप वाया सी एंटर हो रहे हो, तो आपको क्रूज वगैरह की बुकिंग्स लेकर आपको सबमिट करनी होगी। वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन पे आप कैसे जा रहे हो। यूजुअली इंडिया से लोग फ्लाइट्स में ही जाते हैं, तो आप फ्लाइट की बुकिंग आप दे सकते हो। आइटनरी होनी चाहिए आपके पास जापान की, प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए कौन कौन सी जगह आपको घूमना है। और आइटनरी के साथ साथ आपके पास होटल बुकिंग्स भी होनी चाहिए। होटल बुकिंग का नाम, होटल का नाम हो जाएगा, होटल की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, जो नंबर्स वगैरह होते हैं या ईमेल्स वगैरह होती है वो उस होटल बुकिंग के ऊपर होनी चाहिए। तो आइटनरी, कवर लेटर और होटल बुकिंग और आपकी फ्लाइट बुकिंग, ये मैंडेटरी है। डॉक्यूमेंट्स आपको ये सबमिट करवाने होंगे। आप 1 या 2 साल की आईटीआर सबमिट करनी है आपको। साथ में 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी आपको सबमिट करनी है।
अगर आप मैरिड हो तो आपको एक एफिडेविट या फिर एक मैरिज सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा साथ में। अगर आप मैरिड हो, आपकी मैरिज का प्रूफ होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी ने बताए हुए हैं, वीएफएस ने अपनी वेबसाइट पे बताए हुए हैं। बट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंट्स सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। क्यों? अगर आप जॉब कर रहे हो, देखो जो बंदा जॉब कर रहा है वो कहीं ना कहीं जॉब से सैलरी स्लिप्स भी लेगा। अगर वो सैलरी ले रहा है तो सैलरी स्लिप्स भी होंगी, आपको सैलरी स्लिप्स भी आपको सबमिट करनी होगी। दूसरी बात, अगर आप जॉब कर रहे हो किसी भी कंपनी से, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो, आपको लीव लेटर चाहिए होता है, आपको एनओसी चाहिए होती है कि आप छुट्टियां चाहते हो घूमने के लिए, तो वो एनओसी भी आपको सबमिट करनी होगी। दूसरी बात, अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस का करंट अकाउंट होता है, बिजनेस अकाउंट वो बोल देते हैं लोग, आपको बिजनेस की करंट अकाउंट की स्टेटमेंट भी लगानी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टेटमेंट लगाएं जिसमें आपकी करंट अकाउंट की जो स्टेटमेंट है, जिसमें आपकी सारी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस, जिससे आपको नेटवर्थ आपकी पता चलती है, वो स्टेटमेंट आप जरूर लगाएं। मैं रिकमेंड करूंगा। करंट अकाउंट की जो स्टेटमेंट है बहुत ही सही रहेगी, वो भी आप 6 मंथ की लगा सकते हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपका जो कवर लेटर होना चाहिए वो सिंपल पेज पे नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, अगर आप सैलरीड हो, कहीं जॉब करते हो, तो आप कवर लेटर सिंपली कवर लेटर दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका जो कवर लेटर है आपके बिजनेस के लेटर हेड पे होना चाहिए। जो भी आपका बिजनेस है उसका लेटर हेड पे आप कवर लेटर बनाओ। साथ में आप अपने बिजनेस की जो स्टैंप होती है वो भी लगाओ उसके ऊपर। लास्ट में बिजनेस की जो कवर लेटर की स्टैंप है वो भी लगाओ, साथ उसके साथ में आपके साइन भी होंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो एग्रीकल्चरिस्ट है, देखो जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं इंडिया में वो आईटीआर नहीं फिल करते, उनको इनकम एग्जम्पशन रहती है आईटीआर में। अगर वो आईटीआर फिल भी करते हैं बट उसका जो अमाउंट है वो आईटीआर में नहीं आती। तो आप जे फॉर्म लगाओ, साथ में जे फॉर्म के साथ आपके फर्द लगाओ, जो आपकी जमाबंदी बोल देते हैं वो आपको साथ में लगानी चाहिए। उसके अलावा आपको तहसीलदार से या जो भी आपके स्टेट वाइज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के से एक इनकम सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको जरूर लगाना चाहिए, चाहे 1 साल का लगाओ, इनकम सर्टिफिकेट जरूर लगाना चाहिए। उसके साथ साथ आपको जो आपके कोई डॉक्यूमेंट्स पंजाबी में होंगे या हिंदी में होंगे या अदर लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश के अलावा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रांसलेट करवाने होंगे इंग्लिश में, वो आपको मैंडेटरी है, वो सारी ट्रांसलेशन लगानी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, सिर्फ इतने से डॉक्यूमेंट्स से आप देख लेना कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। अगर आप बिजनेस वाली कैटेगरी में आते हो, अगर आप सैलरी वाली कैटेगरी में आते हो, अगर आप एग्रीकल्चर या फार्मिंग वाली कैटेगरी में आते हो, तो उस कैटेगरी वाइज आपने डॉक्यूमेंट्स अपने मेंटेन करके आपने लगा लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आप तीनों कैटेगरी वाले डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, ऐसे नहीं करना है। अगर आप सैलरी वाले बंदे हो तो आप सैलरी वाले डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आप बिजनेस है तो आपको बिजनेस वाले पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स ऐड कर लेने हैं। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो तो पर्टिकुलर एग्रीकल्चर वाले, फार्मिंग वाले आपको डॉक्यूमेंट्स ऐड कर लेने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। अभी जापान का रिजल्ट बहुत अच्छा चल रहा है, सिर्फ 500 रुपए एम्बेसी फीस पे करके आप वीजा ले सकते हो। हाँ, उसके अलावा अगर आप वीजा फाइलिंग या ऐसी कोई सर्विसेज चाहते हो, कंसल्टिंग सर्विसेज चाहते हो, किसी कंसल्टेंट की या किसी एजेंट की बोल सकते हैं, या वीजा फाइलिंग आप चाहते हो, उसके पैसे अलग हो सकते हैं अगर आप किसी से सर्विस लेते हो। वो सर्विस देखो, कोई 10,000 में प्रोवाइड कर रहा है, कोई 15,000 में, कोई 20,000 में, कोई 25,000 में। वो डिपेंड करता है सर्विसेज का कि कौन सा कंसल्टेंट कितनी फीस लेता है। बट मेरे ख्याल में अगर कोई 10-20 हजार में कोई कंसल्टेंसी सर्विस ले रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंसल्टेंसी सर्विस पे करके भी आप अपनी सर्विसेज ले सकते हो। हाँ, अगर आप बिल्कुल सस्ते में वीजा चाहते हो, खुद अप्लाई करो, खुद ट्राई करो, 500 रुपए का रिस्क आप ले सकते हो। वीएफएस की अपॉइंटमेंट्स इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। आपको वीएफएस की अपॉइंटमेंट के लिए भी किसी को कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको भी बहुत ही इजीली आपको वीएफएस की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो ये थी सारी जानकारी जापान के लिए। मेरे को लगता है कि ये सारी जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी बिल्कुल आपको हेल्प करेगी तो आप बिल्कुल और लोगों को भी शेयर कर सकते हो वीडियो। शुक्रिया जी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।